अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में आपका इतना बॉम्बास्टिक और इतना अमेजिंग रिस्पांस आया कि मुझे डर लग रहा था कि अब उस मैरिट को मैच या उससे ऊपर जाने के लिए हमें कोई अमेजिंग गेस्ट ही ढूंढना पड़ेगा। वी टूक अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइनली फिगर आउट आवर नेक्स्ट गेस्ट विच इज़ तमकिनत मंसूर। एक अमेजिंग इंसान सबसे पहले तो, उसके बाद वो एक अमेजिंग डिजिटल क्रिएटर हैं और इनका यूट्यूब चैनल आता है। एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं और यूट्यूब चैनल पर इनका शो आता है और नो फिल्टर के नाम से, जिसके 83K से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो नाज़रीन, अभी तो वो एज एन एमर्जिंग एक्ट्रेस के तौर पे भी सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा फसी बारी जी के चैनल पर और उनकी प्रोडक्शन, जिस तरह गुलजार, चिंटू की मम्मी में बड़ा एक चैलेंजिंग करैक्टर वो प्ले कर चुकी हैं। तो नाज़रीन, आइए वेलकम करते हैं हमारी आज की गेस्ट, जो कि एक अमेजिंग ब्रेव लेडी है, सिंगल लेडी विद 2 डॉटर्स, अमेजिंग डॉटर्स। आइए वेलकम करते हैं तमकिनत मंसूर को। वेलकम तमकिनत इन आवर शो। थैंक यू सो मच जन्नत, आपने बुलाया, इतनी इज्जत दी। और बहुत दिनों से वेट हो रहा था, लेकिन आप इतने मज़े के प्रोजेक्ट्स पे बिजी थी, जिस तरह गुलजार। अभी आज नाज़रीन गुलजार मूवी भी रिलीज़ हुई इनकी शॉर्ट फिल्म, कल रात को ही हुई है। हाँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा आप चिंटू की मम्मी में तो आप धमाका कर ही चुकी हैं। हाँ, ये ज़्यादा धमाके नहीं हो गए। अब तो मुझे कुछ धमाकों से डर लगने लगा। मैं फसी भाई को हमेशा, फसी बारी खान जो है जिन्होंने लिखा है, मैं उन्हें कहती हूँ कोई शरीफ रोल लिखे मेरे लिए। कोई ऐसा कोई घरेलू लड़की हो, चाय लेके आए, कहीं आप फ्रेश होके आए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कहते नहीं, वो तो कहने वाली बहुत ज़्यादा है। निकलता ही नहीं है, ऐसे ही रोल निकलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन ये जो आप में करेज आया और ब्रेवनेस आई, तो उससे रिलेटेड ही हम आपसे पूछेंगे अपने फर्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी थोड़ा सा हम पूछेंगे तो आपकी ही स्टोरी, लेकिन थोड़े से मुनफरिद अंदाज में। शायद आपने मेरा शो भी देखा हो, उसमें ज़रा अलग तरीके से स्टोरी पूछी जाती है। बिल्कुल ठीक तो है। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने सारे आपने माशाल्लाह, बहुत कम इस तरह के विमेन हैं जिन्होंने ये सारे मतलब टाइटल्स जीते हैं, जिस तरह विन किया। मैं तो इनको विन करना कहती हूँ। जिस तरह डिजिटल क्रिएटर का ले लें, और अभी रिसेंटली इमर्जिंग एक्ट्रेस का ले लें, फिर आप एक सिंगल मदर हैं, फिर आपने मतलब डॉक्टर, एक एज अ डॉक्टर भी आप फिजिशियन हैं आप। बेसिकली तो मतलब पढ़ाई तो मैंने डॉक्टर बनने के लिए की थी, करवाई गई थी मुझसे बल्कि। अच्छा, तो वैसे क्या बनना चाहती थी आप? वैसे तो मैं हमेशा से माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी बचपन से। तो एक्ट्रेस यानी। हाँ, एक्ट्रेस लेकिन आपने अपना शौक भी पूरा कर लिया। हाँ, मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं करूँगी ज़रूर। बीच में काफ़ी रुकावटें आई, जैसे कि मुझे प्यार हो गया, फिर मैंने शादी कर ली। बचपन में ही बहुत नादान थी मैं, फिर बच्चे फटाफट पैदा कर लिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद मैंने कहा नहीं, ये माधुरी वाला काम करना चाहिए। हाँ। माधुरी ने बड़ी देर बाद शादी की। हाँ, मैंने कहा बस नहीं, मैंने जल्दी कर, मैंने कहा ये सारा कुछ मुकाओ। आपने माधुरी का ट्रैक फॉलो नहीं किया, लेकिन माधुरी बनना चाहती। मैंने कहा बस ये रौला खत्म करो शादी बच्चों वाला, उसके बाद फिर आराम से फारिग होकर जो करना होगा वो करेंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं आपकी स्टोरी देख रही थी और माशाल्लाह आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, जो आपका चैनल है नो फिल्टर के नाम से। तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स को टच करती हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किए हैं। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते, उस टाइम से, उस सिचुएशन से नहीं गुजरते, तो आप वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, उस बारे में ईजिली बात नहीं कर सकते। तो आप ये सारे रोल्स, जो टाइटल्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप कैसे मैनेज करती हैं? असल में ये बहुत लोग पूछते हैं और इसका बहुत सिंपल जवाब और सच्चा जवाब ये है कि मैं मैनेज इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं हेल्प करवाने वाले। मेरे पेरेंट्स हैं, जब मैंने कभी आना हो, क्योंकि मैं उनके साथ ही रहती हूँ तो बच्चों का मुझे टेंशन नहीं होती कि पीछे से कौन देखेगा, क्योंकि ये ख़वातीन का कि एक बहुत बड़ी टेंशन ये होती है कि जी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, और इसलिए वो बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कर नहीं पाती। ऐसे कुछ अर्से पहले मुझसे किसी ने पूछा कि जी बहुत सारी ख़वातीन जो डॉक्टर बनती हैं वो प्रैक्टिस क्यों नहीं करती, बिल्कुल सीटें ही जो ज़ाया करती हैं। तो मैंने कहा भाई, हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है कि माँ बाप दोनों मिल के बच्चे को पालें। बच्चा पैदा करना और पालना सोलली, बहुत सारे अभी भी 80% हमारे माशरे में औरतों की ही जिम्मेदारी समझा जाता है। तो और बच्चा संभालना, उसको पालना एक फुल टाइम जॉब से भी ज़्यादा, 2 फुल टाइम जॉब्स आप समझ लें कि आपने दिन में भी काम करना है, रात में भी करना है, छुट्टी भी कोई नहीं है। तो उसके साथ कैरियर मैनेज करना, अपना शौक, अपनी हॉबीज़ बहुत मुश्किल है। वो डिफरेंट सारे। तो आपको लगता है कि ये आप इस वजह से मैनेज करते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स की सपोर्ट है? पेरेंट्स की सपोर्ट है, और फिर
देखिए एक बहुत और बड़ा, जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं और वो ये सब टाइटल मैनेज करना चाहें, वो तो मुझे नहीं पता वो कैसे मैनेज करते हैं, जो करती हैं खवातीन, लेकिन बहुत मुश्किल है। और जन्नत एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे मैं प्रिविलेज ही कहूँगी, वो ये है कि बिकॉज आई लिव विद माई पेरेंट्स, और उनको मतलब फाइनेंशियली शुक्र अल्लाह का कि कोई इशू नहीं है। फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हम बात नहीं करते, घबराते हैं बात करते हुए या मानते आपने नहीं बड़ा हैं। सेंसिटिव टॉपिक बताया है। मतलब अगर सपोर्ट भी सम टाइम हो लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ना हो, तो यू वॉन्ट बी एबल नहीं टू कर अचीव योर सकते, गोल्स, है ना? तो मेरे ख्याल से ये मेरे पेरेंट्स का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप पहले डॉक्टर बनो, क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी का काम इसीलिए कौन में सी कर डिग्री सकती किया हूँ। आपने? मैंने एमबीबीएस किया, ओह माय गॉड। उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया, और फिर मैंने एस्थेटिक्स में भी एक डिप्लोमा किया। तो पढ़ाई करती रही हूँ मैं साथ साथ। मल्टी टैलेंटेड भाई, एक पूरा एक टैलेंट का बॉक्स सामने बैठा है आपके। गोल्स अच्छा ये बताएं फिर आपकी जब भी आपकी लाइफ में एक सेपरेशन आती है और बीइंग अ सिंगल मतलब मदर, तो एक चैलेंज आता है, तो कुछ लोग समझते हैं इट्स एंड ऑफ लाइफ, तो आपके केस में क्या था? आपने उसको कैसे लिया उस सिचुएशन को? जहाँ तक एक्चुअली ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो रिलेशनशिप जब ख़त्म होता है तो उसके बाद उनका वो ग्रीविंग वाला पीरियड शुरू होता है। लेकिन कई दफ़ा रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक होता है कि आप उसमें रहते हुए ही काफ़ी सारा उस रिलेशनशिप को ग्रीव कर लेते हो। मतलब इन साइड ऑफ योर हेड वो ख़त्म हो चुका होता है काफ़ी अर्से का, लेकिन आप ढीठ इतने होते हो, जैसे कि मैं बहुत ढीठ हूँ, तो मैं वो चला रही थी फिर भी ढिठाई में। कोशिश पूरी की कि मतलब, हाँ, मतलब 9-10 साल। अच्छा। तो उस दौरान में वो जो ग्रीविंग होती है ना कि रिलेशनशिप खत्म होने के बाद जो दुख दर्द होता है, वो मैंने रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए ही वो पूरा पीरियड गुजार लिया था। इसलिए खत्म होने के बाद मुझे सुकून नहीं मिला है। अच्छा। दुख दर्द खत्म हो गया। मतलब आपको लगा कि अब जितनी मेरे से एफर्ट्स हो सकती थी मैंने पुट ऑन ज़्यादा किया, उससे ज़्यादा की। तो अब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया, बल्कि 500% दे दिया। 500% दे दिया। तो इसका मतलब ये आपको इसका रिग्रेट नहीं है क्योंकि आपने पूरी कोशिश की। वाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा तब के मुझे ये आप बताओ कि मतलब जो आपके अंदर जो ब्रेवनेस आई है, जो एक सोसाइटी को, मतलब आप सोसाइटी से कैसे ओपन आके इतने टैबूज और ओपन बात करते हो चैलेंजिंग टॉपिक्स पर, तो ये मतलब ये कुछ लोग जो उनसे अभी अभी ताज़ा इमर्जिंग वो स्पीकर बने हैं या आप चेंज एजेंट्स कह लें, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है आप बचपन से ऐसी थी या किसी लाइफ में ऐसा मोड़ आया जिसने आपको ब्रेव किया, और उसके बाद जो ये वाली तमकीनत है वो एज अ मतलब मॉडल सामने आई है बहुत सारी वीमेन के लिए? थोड़ा कीड़ा तो था हमेशा बचपन से था। हाँ। ब्रेव भी थी? ब्रेव मुझे लगता है कि वो देखो हमारे यहाँ जो औरतें या लड़कियां जो ब्रेव होती हैं ना, उनको लोग मुंह फट या बदतमीज कहते हैं। हाँ, ये मर्द जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, औरतें मुंह फट होती हैं। तो थोड़ी थी मुंह फट में, लेकिन इसमें आई थिंक मेरे पेरेंट्स का अगेन बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने कभी मुझे ना किसी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं की। आप बड़ी लकी हैं वैसे। हाँ वाकई मैं लकी हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे यहाँ तक आने में लक का बहुत रोल है, कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई नहीं इसका ये हिस्सा काट छांट के हमें से कुछ और बना दे। जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, बल्कि सेलिब्रेट किया। वो खुश होते थे कि हमारी मतलब। तो फिर आप मेरे से बातें करती कि टिकटॉक जब बनाने लगती है तो छुप क्यों जाते हैं फिर? वो कहते हैं कि भाई तुम अपने तक रखो, हमें ना बीच में घसीटो। तो वो कभी बेचारा कोई खाना खा रहा है भाई, तो मैं उसका भी बीच में, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये खुद ही बनाओ, हमें ना बीच में। They are not ready to face the society। वो कह रहे हैं कि हम अभी इतना ग्लैमर और ग्लैमर की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहते। अच्छा, इसका मतलब आप शुरू से एक झांसी की रानी थी या रजिया सुल्ताना का करैक्टर वो थोड़ा सा? एक्चुअली पता है मैंने ये देखा है कि जो बहुत आउटस्पोकन लोग होते हैं ना, वो अंदर से हमेशा शाये होते हैं कुछ जगहों पे। तो मेरा ये था कि मैं सोशली बहुत ऑकवर्ड हो जाती थी। जैसे मैं कभी जाके कहीं किसी दुकान पे कोई चीज़ खरीदना या टैक्सी रोकना मैं नहीं कर पाती थी, मैं बहुत ऑकवर्ड होती थी, मुझे डर लगता था। लेकिन फिर वही बात है, फिर शादी हुई तो फिर मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई ना कि मैंने कहा अब सब कुछ खुद ही करना है, तो बस फिर किया। अब हो जाता है सब। मैंने जब मुल्क से बाहर भी शादी वाज अ टर्निंग पॉइंट, उसके बाद आपको लगा कि ब्रेव होना। वो एक बूट कैंप होता है ना जिसमें आप भेजते हैं लोगों को फौजी बनने के लिए तैयार करने के लिए, तो वो बूट कैंप था। काफी ट्रेनिंग हुई मेरी। बड़े मजे की स्टोरी है आपकी। बहुत सारी औरतों के लिए एक लेसन भी है। उस वक्त मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं कहती हूँ चलो अच्छा है। वो कहते हैं रुलते गए पर चस बड़ी आई। वो हुआ। हमारे एक और गेस्ट आए थे ताहिर निशान, तो उन्होंने भी कहा था रुलते गए चस बड़ी आई। तो उनकी भी कहानी का जो सेगमेंट था मेरी कहानी का, उसका अख्ताम इस लाइन पर हुआ था। तो नाजरीन
तमकीनत के साथ भी सेगमेंट मेरी कहानी का क्या जाए शुरुआत इस कहानी से हुई है। शुरुआत इस लाइन से हुई है कि रुलते गया पर चस भरी आई है। चलें जी नाज़रीन, खत्म होता है हमारा सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने सेगमेंट ब्रेक द स्टीरियोटाइप की तरफ। तमकीनत, आप तो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने का एक पंडोरा बॉक्स है। मतलब अगर ब्यूटी की बात की जाए, पॉलिटिक्स, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, मैरिज, डिवोर्स और जो सोशल इश्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट तो आपको ही डेडिकेट होना चाहिए आज का। चलें देखते हैं क्या है इस पर। लेकिन अब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जब हमारे कंटेंट राइटर हम बैठे और ये सेगमेंट डिज़ाइन कर रहे थे, तो हमने कहा तमकीनत तो सारे टॉपिक्स पर ऑलमोस्ट बात कर चुकी हैं, तो अब लेकिन तमकीनत को ही हम चॉइस देंगे कि उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले कोई करंट टाइम के अकॉर्डिंगली कोई स्टीरियोटाइप, टैबू या इस तरह का कोई इशू या चैलेंज आप जो हमारा यूथ, जो हमारी अभी करंट जनरेशन फेस कर रही है, जो आपको लगता है कि वाकई में अगर मुझे आज की सिचुएशन के मुताबिक कुछ स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है तो आप क्या करेंगे? आई थिंक एक तो ये कि मेंटल हेल्थ को ना मैं चाहूँगी कि उसी तरह लोग ट्रीट करें जैसे लोग बाकी बॉडी की चीज़ों को ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है, तो जैसे उसके लिए दवाइयाँ लेना बिल्कुल नॉर्मल है, उसी तरह अपने मेंटल हेल्थ के लिए दवाइयाँ लेना या थेरेपी के लिए जाना भी उतना ही नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर है, फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फिर भी जब मैंने डिप्रेशन के लिए और अपनी एंग्जाइटी के लिए मेडिसिन लेनी शुरू की, तो उनके अंदर एक भाम सा था कि क्यों ले रही हो, कब तक लेनी है, कब छोड़ोगी, मरीज बन गया ऐसा समझते हैं। या नफ्सियाती मरीज होना मतलब कोई गाली तो नहीं लेकिन है। यहाँ पे एक डिफरेंट सोच है ना। मतलब अगर आप अपनी कोई एंग्जाइटी के लिए भी कंसल्ट करते हैं, मतलब किसी काउंसलिंग के लिए चले जाते हैं या थेरेपी के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ पे लोग कहते हैं उसको ज़हनी मसला है कोई, है ना। और मेरा ये ख्याल है जन्नत कि अगर हमारे पेरेंट्स ने या उनके पेरेंट्स ने अपने ये मेंटल हेल्थ इश्यूज एड्रेस किए होते, तो वो जो एक जनरेशनल ट्रॉमा है जो चलता चला आ रहा है, जिसकी वजह से आज हमें और आगे चल के कल को हमारे बच्चों को भी वही इश्यूज उनका सामना करना पड़ता है, जो एंग्जाइटी है, जो हमारे अंदर एक इस तरह है। आई थिंक मुझे तो लगता है स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा इंसान मुझे दिखा दे कि जिसको कभी कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी ना हो। और वही मैं कह रही हूँ कि इन चीज़ों को बिल्कुल उतना ही नॉर्मल मतलब नॉर्मलाइज करना चाहिए टू सीक हेल्प फॉर योर मेंटल इलनेसेस। तो मैं ये चाहूँगी कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए। जब मेरी डिवोर्स हुई तो मैंने उसी वक्त अपनी बेटी की थेरेपी शुरू करवाई, क्योंकि भाई आई अंडरस्टैंड। आपने दोनों की अपनी भी कर रही थी? अपनी भी और बेटी की भी मैंने स्टार्ट करवाई। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे ये था कि भाई बचपन में उस एज में शी वाज जस्ट 7। अच्छा। बड़ी वाली जो है अब तो वो माशाल्लाह 10 साल से ऊपर की हो गई है। तो मुझे ये था कि इस एज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो मेरे साथ शेयर नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में बच्चों का ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं, वो गिल्टी फील करते हैं कि शायद मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप खराब हुआ है। अच्छा। या मेरी वजह से कुछ ऐसा हुआ। मुझे वैसे इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आपने बड़ा एक सेंस। तो जो गिल्ट है ना, मेरे ख्याल से वो बहुत सारी मेंटल इलनेसेस की जड़ है। तो मैं ये चाहती थी कि कोई प्रॉपर खत्म हो, कोई प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प उसको मिले, उनकी लाइफ पे असर ना पड़े। बिल्कुल। हाँ, तो आपको इस स्टीरियोटाइप को क्या नाम देंगी फिर उसको ब्रेक करें? आई थिंक क्योंकि हमने मैं लिखती हूँ स्टिग्मा रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ। स्टिग्मा लिखाई मेरी बहुत ही बुरी है। ये हम कैमरा को दिखाएंगे और नाजरीन, अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें जिसे वाकई डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, या वो उसको कुछ चीज़ें से वो नहीं कर पा रहा हजम, तो उसकी हेल्प करें। हाँ, और इतनी सारी मेंटल इलनेसेस हैं कि मतलब अगर आप सोचने के लिए बैठो, अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट से प्रॉपर कंसल्ट करो, वो आपको बताएगा कि आपके छोटी छोटी चीज़ें जो जिनसे आप आज जूझ रहे हो या जो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, वो कहीं आपके उसकी सबकी जड़ें आपके बचपन में हैं। तो ये आपकी बात से पहले आप इसको ब्रेक करें, फिर मैं एक बात बताऊंगा। हाँ, कैमरे लोगों को दिखा के स्टिग्मा रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ ये खत्म होना चाहिए मेरे ख्याल से, पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरी तरफ से भी एक छोटा सा मैसेज, ठीक है, इमोशंस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। बिल्कुल, ठीक है, खुश होना, नाराज़ होना, लड़ना, ठीक है, एक लव वाला फैक्टर, इसको कुछ कभी कभी लोग एक इंसान को एक ही मूड में देखना चाहते हैं।
अगर वो थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या वो ज़्यादा हैप्पी हो रहा है तो उनको नॉर्मल सा लगना शुरू हो जाता है। और खुश होना तो वैसे ही हमारी एबनॉर्मैलिटी है। जो कोई खुश होता है लोग कहते हैं तेनू कि तू इतना खुश क्यों तेनू क्यों है, मतलब लोग कहते हैं कि ये खुश है तो मतलब कोई मसले वाली बात है कि ये खुश क्यों है, कि भाई खुश होने की कोई वजह नहीं है, क्यों हो खुश। तो इस तरह के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह के लोगों को तो पंजाबी में कुछ कहें। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मैं ऐसे लोगों से मतलब आप बाकी लोगों को कहना चाहूँगी कि जितना आप बच सकते हैं, जितना बच सकते हैं आप बचें। जो चीज़ आपको खुशी देती है, अगर वो किसी और को तकलीफ नहीं दे रही तो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। और बाकी दुनिया ने कभी आपसे खुश नहीं होना, ये तो मैंने देख लिया। आप दुनिया सिर्फ अच्छी रोटी खा के शादियों पे खुश होती है, वो भी बाद में जाके कहती है कि रायता थोड़ गया सी, मैनू सलाद नहीं लभ्या, सालन ठंडा सी, तो वो ये बातें चलती रही तो ज्यादा मजा आता। हाँ, तो बस आप अगर आपकी जिस चीज में खुशी है आप वो करें और चिल करें। लोगों की बड़े रियल मैसेज के साथ खत्म हो जाता है हमारा सेगमेंट ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो तमकीना सीरियस बातें तो हो गई काफ़ी, जब भी लोग आते हैं तो इसलिए तो मैंने इंफोटेनमेंट शो बनाया कि लोगों को पता चले कि नहीं भाई खाली इन्फॉर्मेशन और चैलेंजिंग बातें नहीं, इसमें ज़रा फन सेगमेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है। तो आइए चलते हैं ज़रा फन सेगमेंट की तरफ। तो देखते हैं कि आपका कौन सा फन सेगमेंट निकलता है। आप कोई सा एक कार्ड पिक कर लें। मैं कार्ड ये, हाँ यही ठीक है, ये ठीक है। तो क्या निकला है आपका फन सेगमेंट? इसमें आया है हैशटैग ट्रेंडिंग। वाह, तो नाज़रीन चलते हैं फन एक्टिविटी की तरफ जिसका नाम है हैशटैग ट्रेंडिंग। तमकीना, तो आपको तो पता है कि जो हैशटैग ट्रेंडिंग के वर्ड्स हैं ये सोशल मीडिया पर यूज़ होते हैं, हैशटैग भी, ट्रेंडिंग, वायरल, ये सब। तो इसीलिए आपकी एक्टिविटी भी इसी से रिलेटेड है। तो हम दो एक्टिविटीज़ करेंगे। एक पर आपने अपनी इंस्टा स्टोरी बनानी है और कोई फ़नी वे में ना अपने ट्रांसजेंडर के राइट्स या ट्रांसजेंडर की लाइफ, या आपका तो इतना इत्तेफाक हुआ होगा आप ट्रांसजेंडर्स को काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं। बहुत, मेरे तो मतलब बहुत दोस्त हैं। हाँ, बहुत सारे दोस्त को थोड़ी बहुत हमारी लैंग्वेज भी आती है वैसे। बड़े मजे की लैंग्वेज। तो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टाग्राम स्टोरी जो कि हम अभी पोस्ट करेंगे और एक अच्छे से फ़नी से मैसेज के साथ, और उसके बाद फिर हम टिकटॉक की तरफ भी आएंगे। टिकटॉक आजकल मैं नया बनाना शुरू किया है, तो टिकटॉकर भी नाज़रीन हो गए। इंट्रोडक्शन को ज़रा अमेंड करूँगी मैं। जी, मैं हूँ जर्नी विद जन्नत पे और मेरे साथ हैं हसीन और जमील जन्नत अली। तो मेरा मैसेज यही है कि देखें, बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये बहादुरी होती है कि वो अपना आप एक्सेप्ट कर सकें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि कई किस्म की मुश्किलात का सामना करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर ये करेज नहीं होती कि वो एक्सेप्ट कर सकें कि वो अंदर से कौन है। तो मैं तो हमेशा ट्रांसजेंडर से बहुत इंस्पायर होती हूँ। somebody who has the courage to actually be themselves। ठीक है, गया डॉक्टर को, डॉक्टर जाके ना डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिखना, डॉक्टर कहता तेन किलो जलेबियां लिख देना। वाह तमकीना, तो आप तो छा गई हैं, आप तो मतलब रेडीमेड आर्टिस्ट हैं। मैं अमानत चंद का तो कोई भी हो, बस एक दफ़ा सुनने के बाद ना तो फौरन ऑन पिक हो जाता है। हाँ, शूटिंग मोड में आ जाती हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से किया है और इसके साथ खत्म होता है हमारा फन टाइम। तो नाज़रीन, अब टाइम हुआ जाता है सेगमेंट टास्की टाइम का। तो तमकीना, आपको तो वर्ड्स आते हैं, वैसे आपको पता है चास्की का क्या मतलब होता है? थोड़े बहुत आते हैं, पता नहीं चस्के से है कि क्या, मुझे कुछ खास नहीं पता। ये चास्की का मतलब होता है चाय। चाय, चलो जी, एक नया वर्ड सीख लिया आज, फायदा हो गया। यहाँ से सीख के भी जाते हैं लोग, देख लें। अच्छा, अब ये देखें कि चाय अगर हम पी रहे हो साथ चटपटी बातें ना हो, क्या फायदा चाय का? क्या फ़ायदा? तो आपको तो पता है चाय पे भी बड़े टिकटॉक्स आ रहे हैं वैसे आजकल। मैं जाके सर्च करूंगी, आजकल मेरा यही काम है। अब मैं टिकटॉक की तरफ, पूरा मेरा ध्यान टिकटॉक की तरफ हो गया है। वो कहते हैं दोनों मिलके चाय, 80 दोनों मिलके चाय पिए ही मेरी चाय। अच्छा, हाँ वही चाय वाले काफी चले हुए हैं। हाँ, मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी बनाया, बड़ा हिट हुआ है। बस मैं फॉलो करती हूँ जाके टिकटॉक पे। तो अब चास्की टाइम पे हम बड़े मजे के सवाल हैं, लेकिन आपने पॉलिटिकल जवाब नहीं देने हैं। नहीं, ये गॉसिप्स से खुल के जैसे आप अपने शो में बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, नो फिल्टर वाला सीन। बस बिल्कुल डन। आर यू रेडी? बिल्कुल। चलें जी,
आप ये मुझे बताएं कि हरीम शाह का जो मनी लॉन्ड्रिंग का अभी केस हुआ है और वो इतनी मासूम बन के कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ही आई हूँ, आपको क्या लगता है ये इस पर आप अगर तबसरा करना चाहें? देखिए, मासूम तो वो हैं बिलाशुबा, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन जैसा मासूम कौन होगा? वो कहते हैं ना कि भाई जिनको साइयों ने मासूम करार दे दिया हो तो वो तो फिर मासूम ही होता है। देखिए, कभी कभी कहते हैं जरा सियाना कहाँ होता है ना, कभी कभी गूंत जा डिगता है। तो उन्होंने सियाने बनने के चक्कर में मेरे ख्याल से बताया कि ये इतना नोटू में लेके आई हूँ। अगो वेखन वाले भी सियाने सन साढ़े वर्गे, उन्होंने कहा कि भाई लेके आई, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन आप ख्याल रखिएगा। तो ये बात उनकी बहरहाल बिल्कुल ठीक है कि उन्हें किसी ने ना कुछ कहा है और ना ही उन्हें किसी ने कुछ कहना है। तो कभी कभी आपको लगता है स्टंट्स भी करती हैं जैसे वो एक अच्छा उनकी जो उनकी मासूमियत जो सी है वो पॉलिटिकल जगहों पे ही क्यों नजर आती है? भाई देखिए, मेरी जब ऐसे जहाँ पर मतलब हुकूमत की जगह जहाँ झंडे लगे हों या हुकूमत के कोई इदारे हों या कोई ऐसा काम कर रही हो उसको रिकॉर्ड करके, तो वहाँ की मासूमियत नजर आती है। देखिए, वो आपको वो ये पावर शो है, वो दिखाती हैं कि ये जिसके बाहर से गुजरने की तुम जैसों लल्लो तलल्लों को इजाज़त नहीं है, वहाँ मैं अंदर बैठी हुई हूँ। मैं तो कहती हूँ मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, मैं कहती हूँ भाई मुझे भी कुछ चीज़ें बहुत पसंद है लेकिन हमें कुछ चीज़ों पे डिस्कस भी करना बंदा कहता है कि अगर हो तो फिर शो करो ना, है तो फिर शो करो, वो शो करती है। लेकिन मुझे तो लगता है भाई ये उनकी वो कह लें जिंदा दिलेरी कह लें, बहादुरी कह लें, तो वो है ना, इसमें तो कोई शक तो वो मतलब ये सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करती है खुलेआम कि देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मैं लेके जा रही हूँ। मुझे तो कभी कभी टू बी ऑनेस्ट वो मासूमियत है, मुझे एक मैसेज लगता है कि देखो अगर आप पावर शो है ना, वो बता रही हैं कि भाई मैं कर सकती हूँ, रोक सको तो रोक लो। ये मज़े का तबसरा वैसे हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सोसाइटी में आप जैसी भी माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ और विमेन भी हैं, कौन सी औरत को देख के आपको लगता है कि भाई ये तमकीनत की फ़ोटोकॉपी है या मैं उसकी फ़ोटोकॉपी हूँ? फ़ोटोकॉपी तो मुझे कभी नहीं लगा कि जैसे कोई है, लेकिन फिर भी कंपेयर अगर किसी को करें, देखो कंपेयर मैं नहीं करती। कंपेयर नहीं करती? कंपेयर नहीं एक अच्छे वे में कि नहीं कंपेयर नहीं, रिजेंबल, इंस्पायर। अगर आप ये कहो कि मैं किससे इंस्पायर होती हूँ तो यार मैं अगर सच बताऊँ ना तो मैं मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं आपके शो पे आई हूँ या मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं वाकई में ट्रूली जितने मेरे ट्रांसजेंडर दोस्त हैं मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, मजाक के अलावा। ये मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ और यहाँ नहीं कह रही, मैं हर जगह बैठी। ये तो आपने पहले ये आपने हमारे चौथे सवाल का पहले से जवाब दे दिया है। मैं पूछना चाह रही थी आपकी फेवरेट ट्रांस कौन सी है? देखो, मेरे अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं ना उनमें हिना बलोच हैं, तो वो मेरी फेवरेट है। क्योंकि एक होता है कि आप किसी को सरसरी सी मुलाकात हो, एक होता है कि आप किसी के साथ आपका थोड़ा उठना बैठना और आपने एक इंसान के अंदर एक मासूमियत, एक इंसान के अंदर एक समझदारी। यार देखो, कई जगह पे ये होता है कि जब हम एक ख़ास कुछ तकलीफ़ों से गुजरते हैं ना तो उसके बाद हमारे अंदर एक बिटरनेस आ जाती है। मैंने हिना के अंदर ये देखा कि जब आप उनसे मिलो तो एक स्वीटनेस और एक मासूमियत फील होती है और प्यार मोहब्बत बहुत अंदर से निकलता हुआ। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी मुश्किलात से गुजरने के बावजूद अगर आपके अंदर वो स्वीटनेस है ना, दूसरे से मिलो तो आप वो मतलब कड़वी बातें ना करो, वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ट्रांस में है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए फैमिली से फिर सोसाइटी में फिर हर नई जगह पे जब जा रहे हैं और फिर फॉर ग्रांटेड लेना, फिर उनकी एक जर्नी है उसको मतलब लोग कहीं ना कहीं वो एक करंट सिचुएशन ही देखते हैं लेकिन उनकी पास्ट और हिस्ट्री को नहीं देखते। यार मैं तो इतना मतलब मुझे हमेशा ही होता है कि मैं किसी से मिलूँ, मैं इसलिए नहीं पूछती कि अगला बंदा ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन मुझे हमेशा होता है कि मैं पूरी स्टोरी सुनूं, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ। यार बहुत मतलब अपना सच एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है और वो जितना जैसे वो ट्रांसजेंडर वो करते हैं कोई नहीं कर सकता। दैट्स रियली कूल। ये ज़रा चास के टाइम था, थोड़ा इमोशनल कर दिया वैसे आपने लेकिन अब आते हैं ज़रा चस्कों वाली बातें भी ना, ज़रा चस्के भी होने चाहिए। अच्छा ये बताएं कि कौन सी सेलिब्रिटी जो थी जो फर्स्ट टाइम, हर इंसान को डिफरेंट क्रश होते हैं लेकिन एक क्रश होता है उसे कहते हैं सेलिब्रिटी क्रश। बिल्कुल। तो वो आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सेलिब्रिटी क्रश मेरा औरतों में तो इंडिया की एक एक्ट्रेस है चित्रगांधा सिंह, उनका नाम है। बहुत हसीन, मतलब मैंने कभी किसी को देख के ये विश नहीं किया कि मेरी शक्ल ऐसी होती। हालांकि मेरी इतनी कोई अच्छी शक्ल नहीं है, बचपन में तो खैर मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अब आप चाह रहे हैं हम आपकी तारीफ हाँ एग्जैक्टली मैंने ये इसीलिए कहा है।
लेकिन ये है कि अगर मैं चाहूंगी कि मेरी शक्ल किसी की जैसी हो तो वो मैं कहूंगी चित्रगांधा जैसी हो। और मर्दों में बहुत हैं। अच्छा, सबसे पहला याद होता है बचपन इंसान, बाबर अली। पहला तो नहीं होगा क्योंकि मैं इतनी भी छोटी चुन्नी काकी नहीं थी जब वो आए थे, लेकिन ये है कि बाबर अली एक ऐसे हैं जिन पे मेरा पहले भी क्रश था, अभी तक वो मुसलसल है, खत्म नहीं हुआ। है भी बड़ा हैंडसम है, बहुत चीसा टूला। बहुत। चले, हम अच्छे वे में कह रहे हैं, कुछ लोगों ने हमारे इस लैंग्वेज का मजाक भी उड़ाया, यू नो, दफा दूर तो वो अभी हैं भी नहीं वहाँ पे। नाज़रीन देखें, जो ये काम करते हैं वो शो में है नहीं। आमिर लियाकत को देखे, उसने ट्रांस को तंग किया तो बेचारा बीमार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। फिज़ा ने लैंग्वेज का मजाक उड़ाया तो वो बेचारी शो में नहीं है। तो अल्लाह ताला से डरें, कुछ सीखें। कहते हैं ना, जिसने माँ की बद्दुआ जा बेटा रिक्शा चला, ये वो वाला। हम तो कहते ही नहीं है, हमारी तो चुप ही मार देती है। तो कहते हैं ना, माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की बद्दुआ जा बेटा रिक्शा चला, ये वही वाला हिसाब है। ये बहुत मजे का है। अच्छा, सबसे आपने बताया कि मेरे अंदर वो फैक्टर था, मतलब दिलेरी और बहादुरी वाला बचपन में, है ना? तो आपके कोई मजे की फाइट भी ऐसी कोई आपको याद है? उफ, बहुत। हम लोग सबसे फनी फाइट बताएं। फनी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सबसे जो थी ना इंटेंस वो ये थी कि हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, बहन भाई सब मिलके, तो हम जब छोटे थे तब तो हर बच्चे के पास गेंद बल्ला नहीं होता था। तो पूरे उसमें कॉलोनी में एक बच्चा होता था जिसके पास बैट होता था और गेंद सब अपनी अपनी ले आते थे। कभी कभी जिसके पास बैट होता था ना, वो बहुत बड़ा डॉन होता था अपने ज़माने का, अपने इलाके का। और बहुत ही, मतलब हम कहते थे कि यार ये वो परिजात जैसे नहीं, उसको मिल जाता, वो पैसे मिल जाते, वो होता था उसका कि इसके पास तो सब कुछ है। वो हमारे साथ खेलता था। हमारे हसीब उसका नाम, अब तो डॉक्टर बन गया, शायद देख भी रहा हो। तो उसके पास होता था बैट। तो उसने क्या करना कि जब उसने आउट होना, उसने रोंद मारनी, उसने बैट लेके चले जाना कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलना, वो वाला। अच्छा, इनसे मंजूरी नहीं थी? हाँ, उसने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो एक दफ़ा यही हुआ, सबने मुझे कहा कि भाई जाके उससे ना, सबने मुझे आगे लगाया, बत्ती ऊंची करके हमेशा मुझे आगे लगा के मुझे कुट पड़वा देते थे हमेशा। मैंने कहा ना ठीक है, मैं इसकी ऐसी की तैसी मैं पूछती हूँ। मैं जाके दौड़ा क्रिकेट आया, मैंने कहा बाहर निकलो। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, तुम जब आउट होते हो तुम आगे से हमें चले जाते हो, बैट दो, आओ आके खेलो। उसने कहा नहीं, मैंने खेलना। कोई बात तो उसने मुझे धक्का दिया। मैंने कहा वही मिनू तक के। फिर खैर हम कसुनमुखी हो गए। तो हम इतने भी छोटे नहीं थे, होंगे कोई 8-10 साल के। फिर ये हुआ कि नीचे मैं उसके ऊपर बैठ गई, बैठ के मैंने उसको मारा। उसने भी मेरे जूंडे पट्टे जिसे कहते हैं अच्छी तरह तो मारा हमने अच्छी तरह। ये कब की बात है, क्या एज थी? वही 8-10 साल के थे। खूब हमने एक दूसरे का कसुनमुखी की। फिर हम मारे शुने खा के और मार के घर आ गए। घर आके अब्बू को पता चला तो वो थोड़े वो हुए कि उन्हें ये हुआ कि मेरी कुड़ी ने मारे है। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि नहीं अब्बू इसने ज्यादा कुसुनवा रहे हैं, करके आई, उन्होंने कहा ठीक है गुड। तो इस तरह की लड़ाई आए। काश ऐसे अब्बू हो जो मतलब ये इंसाफ को पसंद करें। हाँ, नहीं, इंसाफ को तो खास पसंद नहीं, कोई ये होता है कि बस कुट खा के घर नहीं आना। हाँ, एक दो विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, तो बड़े मजे का है। अच्छा, अब आपके मैं देख रही थी माशाल्लाह फैंस भी हैं, ऐसे लोग भी बड़ी ट्रोलिंग भी करते हैं, यू नो। हाँ, बहुत। अब बहुत सारे इंसिडेंट है, मैं आज अपने इंसिडेंट नहीं बताऊंगी वरना फिर एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। आप मुझे बताएं सबसे लीचर्ड फैन कौन सा आपकी ज़िंदगी में है? कोई लीचर्ड फैन भी होते हैं ना? यार होते हैं, बड़े इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और आप पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। डेली मैसेज इस तरह के? नहीं, इस तरह के मैसेजेस तो नहीं। वो इस तरह के मैसेज होते थे कि रोज़ का ना एक मैसेज आता था हर तस्वीर पे, बल्कि ऐसे ना मुस्कुराओ, मैं तुम्हें पता नहीं चूम लूँगा, और इस तरह करके ना कि या यूँ ना करो, मैं ये कर दूँगा, खा जाऊँगा तुम्हें। और ये मैं कहना मैं लितर लाल है। खैर मैंने कभी जवाब नहीं दिया था। उस बेचारे ने हद जोर लगाया कि ना, पढ़ती ज़रूर थी मैं मैसेजेस मैं सारे पढ़ती हूँ। डेफिनेटली आप देखते तो हैं। हाँ, जब टाइम मिलता तो ना इस तरह के आते थे कि हाय तुम्हारी आंखें, हाय तुम्हारी ये मुस्कुराहट, ये वो। तो मैं चस्का फुल लेती थी। रिप्लाई मैंने कभी नहीं किया था। वो एक उसमें चिल्ली ही होती है कि आप रिप्लाई ना करो तो अगला बंदा और एंड पे मेरे ख्याल से उसने छोड़ दिया मैसेज, काफ़ी अर्सा हो गया, शायद ये प्रोग्राम देख के दोबारा शुरू कर दे। लेकिन ऐसे मैसेजेस आते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कहते भाई मैं एक को करा के आके गई हूँ, मैंने माफ़ कर पूर्वाश। हाँ, तो इस तरह की आती हैं चीज़ें, मज़ा भी आता है, लेकिन बंदा कभी कभी तंग आपकी इतनी गर्मा गर्म बातें सुन के ऊपर से चाय पी के भी तो पसीने निकल गए। नहीं, ये वाकई इस तरह के कुछ होते हैं लीचर फैन। कुछ ऐसा पूरी कोशिश होती है कि किसी पे कुछ तो जवाब आएगा, जवाब कुछ तो कहेगी। असल ये है मसला। फिर मजा यही होता है कि बंदा ना दे जवाब, भाई देखो कब तक चलता है। वो आपके फिर सब्र का पैमाना है। हाँ। वहाँ से चैलेंज शुरू होता है फिर।
नाज़रीन फिर चास्की होती है, चाय पीते हैं और साथ। अच्छा ये बताएं कि स्पोर्ट्स कौन सी, आप क्रिकेट का तो आप भी जिक्र कर दिया, मुझे लगता है आपकी क्रिकेट बड़ी फेवरेट है, लेकिन वैसे आप बताएं कि आपकी सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है और किसको लाइक करती हैं, किसको डिसलाइक करती हैं स्पोर्ट्स? असल में ना क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे और उनको बहुत स्पोर्ट्स का शौक था, मतलब हर बॉक्सिंग से लेके तो गिल्ली डंडे तक उन्होंने हर चीज़ खेली थी। और फिर इस तरह था कि हमें हर चीज़ में इंटरेस्ट था। ठीक है। मैं कोई स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, हमेशा अंडे पे आउट हुई। बॉलिंग लेकिन मैं ठीक कर लेती थी। बहरहाल ये था कि जब जैसे अगर कभी ओलंपिक्स लगी हैं तो हमने सुबह से लेकर शाम तक जब तक लगी हैं हमने हर एक चीज़ देखनी है, चाहे वो रोइंग हो, चाहे वो स्वॉर्ड फाइटिंग हो, कुछ भी हो, मतलब हमने हर गेम देख ली है। तो वो हमारे घर में एज एन एंटरटेनमेंट के तौर पे ना हम लोग देखते थे हमेशा से स्पोर्ट्स। तो मुझे हर एक ही पसंद है, लेकिन अगर मैं फॉलो करती हूँ तो मैं टेनिस, टेबल टेनिस नहीं सॉरी, लॉन टेनिस, कोर्ट टेनिस जो वो, और क्रिकेट तो पर फोर्स फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि जब मैच लगा हो तो देख रहे होते हैं सब। क्रिकेट से मुझे याद है PSL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मैं ना इस तरह से कोई खास फॉलो नहीं करती कि मुझे पता हो कि कौन सी टीम क्या है, बस जब मैच लगा हो तो मुझे ये पता होता है अच्छा ये टीम इस रंग की कमीज़ें जिन्होंने पहनी है वो ये वाले हैं और वो ये वाले हैं। लेकिन ज़ल्मी का मैंने सुना है, पेशावर ज़ल्मी। इस बार आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? दिल तो मेरा पेशावर ज़ल्मी जीते, अब देखते पेशावर ज़ल्मी आए। पठानों पे इतनी मेहरबानी, ये क्यों? बस फिर कभी बताऊंगी। भाई जफाकश, मेहनत कश अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इस पर तो कोई प्यारे भी होते हैं, हर चीज़ पर प्यारे भी होते हैं। हाँ प्यारे भी होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बताएं, बड़े आप चैलेंजिंग रोल कर रहे हैं, इतने आराम से कोई भी रेडी नहीं होता, तो क्या इसके पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं? असल में ना मैं तुम्हें अगर सच बताऊं तो जन्नत ये सीन है कि मुझे रोल कोई ऑफर ही नहीं होते, और अच्छा? मतलब मुझे जो भी रोल मिलता है मैं कर लेती हूँ। वो आपको लगता है कि ये कर ले कि भाई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे है? पता नहीं उनको, अब जब से जैसे फसी भाई हैं, मैं तो उन्हें फसी भाई कहती हूँ, फसी बारी खान, मैंने उन्हें काफ़ी दफ़ा कहा है कि कोई शरीफ औरत वाले रोल मेरे लिए लिखे। मैंने उन्हें चाय, बल्कि घर वो मेरे आए थे, मैंने चाय सर्व करके दिखाई कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे बारे में, तुम्हें देख के मेरे कलम से निकलते ही जो नहीं उनके है दिल वो से रोल। निकलता है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और फिर ये है कि वो वैसे ही लिख देते हैं, और आपको उनको लगता भी है कि आप में वो मतलब उन्हें लगता है कि इसको कोई लत्थी चढ़ी नहीं है, ये कर ही लेगी, ये कर लेगी। लेकिन ये है कि अब दुआ करो कि मुझे भी कोई इंशाल्लाह शरीफ नहीं, इंशाल्लाह रोल मिलेंगे। अभी आपने तो एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया। आई थिंक इस तरह के रोल्स नहीं होंगे, एक रियल जो एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के जो करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हम इतने ऑनेस्ट बनते हैं तो फिर हम बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ मुझे ना एक मज़े की बात याद आई, अब मैं ज़रा अपनी भी तारीफ थोड़ी सी करूँगी। हाँ, ठीक है। जब ये हमारी गुलजार जो मूवी है, क्योंकि शुरू में जब बंद तो काफ़ी अरसे की गई हुई थी, प्रॉपर रिलीज उसको अब किया है, तो बाबरा शरीफ जो है हमारी जानी मानी एक्ट्रेस, बिल्कुल वो क्योंकि फसी भाई की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, तो वो उन्होंने अपने चंद दोस्तों को भी वो मूवी दिखाई। अब इसमें गुलजार में बेसिकली मैं रोल कर रही हूँ एक जो मतलब डांसर है वो रेड लाइट एरिया की, लेकिन कोई बड़ी स्टेज डांसर नहीं है, जो छोटे मोटे फंक्शन, खतरों का फंक्शन है जैसे उस पर डांस करना, किसी की सालगिरह पे नाचना, तो ये। तो फसी भाई ने मुझे कहा एक दिन कि मैंने ना तुम्हारे लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट आया है। मैंने कहा या अल्लाह खैर, उनके कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही होते हैं कि एकदम जलील औरत रख रही थी तुम उस रोल में, ये उनका कॉम्प्लीमेंट होता है। मैंने कहा जी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। तो कहती हैं कि ना मैंने बाबरा को मूवी दिखाई है, तो बाबरा शरीफ ने ना मुझे फ़ोन किया, मुझे कहती हैं फसी मुझे बहुत पसंद आई है मूवी, और सबसे अच्छी बात मूवी की ये है कि तुमने ना लड़की उसी इलाके की ली है, तुमने उसी जगह की लड़की ना ये रोल करने के लिए ली है। तो मैंने कहा या अल्लाह, कहते हैं, मैंने कहा बाबरा वो डॉक्टर है, उसके माँ बाप डॉक्टर है, खुदा के लिए। तो कहती है वाकई? तो मैंने कहा फसी भाई अब देख लें। कहते हैं नहीं ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने उसमें रच बस गई है ना रोल में। तो मतलब ये कि अब तो लोग भी पूछने लगे कि आप वही नाज़रीन आप देखना मत भूलिए गुलजार फिल्म कबाड़ खाना चैनल पर, कबाड़ खाना पे। हाँ ये लाजमी देखनी है, और फिर हमें रिव्यूज़ भी दें चैनल पर, और तमकीनत को अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना माशाल्लाह। लेकिन आपका फेवरेट कौन सा रोल है? चिंटू की मम्मी में भी आपने वो मेड का करैक्टर किया है, हाँ जो लड़के चलाती है। हाँ। बड़े चैलेंजिंग करैक्टर। पैसे ज़्यादा मिलते हैं? नहीं, अब फसी भाई पता नहीं मुझे अगले प्रोजेक्ट से निकालना दे, पैसे नहीं मिलते।
हमने ये बात नहीं की। हाँ, चलिए ये बात- नहीं, अगले मिल- सवाल की तरफ चलते हैं। एक प्रोजेक्ट पे मिले थे, अच्छा। इतने मिल गए थे कि मेरा लाहौर आने जाने का किराया निकल आया था। लेकिन ये कि यार सीधी सी जो ऑनेस्टली बात है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि फसी बारी खान जैसे राइटर ने मुझे ही इज अमेजिंग इस काबिल समझा है कि अपने मतलब ऑलमोस्ट अब जितने भी वो खुद से प्रोजेक्ट करें, हर प्रोजेक्ट में वो मतलब हमारे साथ भी बड़े वादे किए हैं फसी जी ने, इंशाल्लाह लेट्स सी। नहीं, वो उनके वादे थोड़ी देर से पूरे होते हैं पर लेकिन हो हो जाते हैं। हाँ, मेरे साथ लेकिन बहुत हमारे साथ बड़ी बिग सपोर्ट है फसी जी, एंड यू नो हैट्स ऑफ टू यू। हाँ, तो पैसों के लिए तो नहीं मतलब पैसे कल को ये नहीं कि फसी भाई अब ये सुन के कहें कि मैंने देने ही नहीं है, फसी भाई हाँ, नहीं देते हैं, ये मैं मजाक कर ये रही हूँ। ट्रेनिंग भी हमें देते हैं कि थोड़ी चीज़ों का ज़रा नहीं, मजाक की बात है, पैसे तो मिलते ही हैं, सारी बात है आप जब काम करते हैं, लेकिन पैसों के लिए नहीं। ये वैसे भाई भी के साथ- चास्की टाइम है, हम थोड़े से चस्के भी तो चस्के लेना भी, हाँ, बातें लेकिन भी वसीम भाई के साथ काम करना एक ऑनर है और जब तक वो बुलाएंगे मैं और इंशाल्लाह सरमाया जरूर है हमारे मुल्क का माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा चास्की टाइम। लेकिन आज आपके साथ वक्त का पता ही नहीं चला, एक बिल्कुल फिशू जिसे कहते हैं ना, गुजर गया तेज़ी से। लेकिन अब चूँकि लास्ट सेगमेंट है, टाइम खत्म हुआ जा रहा है, तो लास्ट सेगमेंट जो है इसका नाम है दिल की बात। तो दिल की बात में जो भी गेस्ट आते हैं वो हमें अपने एक दिल से निकली हुई बात जो उनको लगता है कि वाकई, और आपको पता है दिल से जो बात निकलती है वो मायने भी रखती है बिल्कुल, और लोगों के दिलों में कनेक्ट भी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जाने से पहले यहाँ पर हमारी इस प्यारी सी बुकलेट पर दिल की बात लिखें जो हम अपने ऑडियंस को दिखाएंगे, और आपका ऑटोग्राफ भी। जरूर। ठीक है, दिल की बात सिर्फ लिखनी है या बतानी भी है? पहले आप लिखेंगे फिर बताएंगी भी। ठीक है। और इसके साथ हमारा सेगमेंट फिर ख़त्म होगा। मैं इसको आपको गाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच। लगता है Most बड़ी welcome. इंटरेस्टिंग बात लिखी है तमकिनत ने। तमकिनत, आप ऑडियंस को बताएं कि आपने क्या दिल की बात लिखी है। ये वो बात है जो मेरे ख्याल से आज तक मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए हैं या मैंने खुद भी अगर कोई स्पेस की है ऑर्गेनाइज, तो मैंने उसमें यही कहा है। एक तो ये कि आप खुद पे एतमाद रखें और फर्स्ट स्टेप जो है ना वो ज़रूर उठाएं, अपने पैशन, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत की तरफ जो भी ज़िंदगी में आपको जो चीज़ खुशी देती है उसकी तरफ ज़रूर जाएं। और दूसरा ये है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी की खुशी की तरफ खुद जा रहा है उसके रास्ते में रुकावट ना पैदा करें। जब तक कि कोई दूसरों को नुकसान नहीं दे रहा तो जिस चीज़ में कोई इंसान खुश है उसे खुश रहने दें। तो एक तो एतमाद, दूसरे बर्दाश्त और तीसरी मोहब्बत। वाह। तो यही मेरा पैगाम है, एक आपको अपने अंदर एतमाद हो, दूसरों के लिए बर्दाश्त हो और हर एक के लिए थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार पैदा करें। कितना खूबसूरत पैगाम है। आपने जो सारा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको 3 लफ्ज़ों में समेट दिया है, और आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट दिया है अरे हमारे वाह, गिफ्ट भी स्पॉन्सर मिलता है, ने। मैं पहले आ जाती, मुझे पता होता। ये शनान्स वालों ने, चूँकि कोविड है, आप एक मैसेज भी दे दें। हाँ जी, कोविड है, आप मास्क हमारी तरह ना हो, हम दूर दूर ही बैठे रहे हैं तो मास्क के अंदर प्रॉब्लम, मैं कोविड का तो मुझे समझ आ आप गया। तो ओपन भी करके दिखा सकते हैं। हाँ हाँ ज़रूर। मैं वैसे इतनी तमीज़ से खोलती नहीं होती है, फाड़ फूड़ के। अरे वाह। अच्छा, मैं बड़े अरसे से तलाश में थी कि मुझे भी ऐसा कोई खूबसूरत Customize, हाँ। मास्क मिले। सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये इट विल प्रोटेक्ट यू एंड ऑल्सो ये आप मैसेज भी लोगों को दिखा भी हाँ रही हैं। प्लीज़, अगर आप लोग बाहर कहीं जाएं या आप ऐसे लोगों के साथ मिले जिनके साथ आपका रोज़ उठना बैठना नहीं है, तो मास्क ज़रूर पहनें और एक ख़ास वक्फे से बैठें, क्योंकि हाँ कोविड को बहुत टाइम ज़रूर गुजर चुका है, लेकिन कोविड अभी भी उतनी ही बड़ी थ्रेट है जितनी कि वो डे 1 Safety पे first. थी। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, तो प्लीज़ ज़रूर। तो ये शनान्स हैं और दफ्तर खान जो कि हमारे बहुत ही अमेजिंग स्पॉन्सर हैं। बहुत शुक्रिया शनान्स और दफ्तर खान का मेरी तरफ से भी। और इसके साथ साथ हमारे गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे वन ऑफ द स्पॉन्सर हैं इस शो के, और बहुत जल्दी हम आएंगे अपने एक नए स्पॉन्सर के साथ, इंशाल्लाह बातचीत चल रही है। तो आई एम रियली हैप्पी कि पहले लोग हमारे लिए काम करते थे, अब हमारे साथ चलने को तैयार हैं।
तो इसके साथ ही अख्ताम होता है हमारी आज के एपिसोड का। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जन्नत, आपने बुलाया और इतनी इज्जत आपको और कैसा प्यार लगा दिया। शो में आके? मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया, और मतलब मैंने इतना होमवर्क किसी को नहीं करते हुए देखा आज तक, के एक एक चीज़ लिख के और प्रॉपर देख के कि कौन गेस्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सवाल बनाना और you. सब बहुत मेहनत से। शुक्रिया। और प्यारी तो आप माशाल्लाह हमेशा ही लगती हैं, तो वो आज शुक्रिया। तो खैर क्या और ही आप भी बात। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसीलिए मैंने आपकी तारीफ की है कि आप मेरी भी तारीफ करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और बहुत सारा शुक्रिया और प्यार आपकी सपोर्ट का, रिव्यूज़ का और फीडबैक का।